तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएम ट्यूटोरियल्स और हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको। जो इस चैनल पर नए हैं जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो बढ़ते हैं हमारी सेशन की तरफ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए गाइज, अब बढ़ते हैं हमारी सेशन की तरफ। तो ये है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो एक्चुअली में डिस्पर्जन होता क्या है? डिस्पर्जन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यानी अब आप प्रिज्म में देख रहे हो, हम एक एंड से प्रिज्म के वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में और फिर रिफ्रैक्ट होके वो बाहर निकलती है 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में। ये जो 7 कलर्स का जो ये बैंड है ना, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जो ये आपको 7 कलर्स का बैंड दिख रहा है उसे हम विबग्योर से भी जानते हैं। अब हम ये समझते हैं कि ये 7 कलर्स कैसे निकलते हैं। अब ये समझने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो लाइट रेज है ना डिफरेंट कलर्स की, वो सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती है वैक्यूम और एयर में। बट अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो वो डिफरेंट स्पीड्स और डिफरेंट उनके बेंडिंग एंगल्स होते हैं। यही लीड करता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब आप इस फिगर को ठीक से ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखाई देगा, जो मैंने फर्स्ट सर्कल बनाया है वहाँ लाइट डिस्पर्स करते हैं इनटू 7 कलर्स, और जो सेकंड सर्कल है वहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट करती है। अब इस फिगर में जो रेड कलर है वो सबसे लेस डिविएट करता है और जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा करता है। तो ये क्यों होता है? रेड लाइट की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है और जो वॉयलेट कलर है उसकी मिनिमम वेवलेंथ होती है। अब गाइज मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ। वेवलेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेविएशन। यानी वेवलेंथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डेविएशन के। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होंगी उतना ही कम डेविएशन होगा। तो रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है इन 7 कलर्स में स्पेक्ट्रम के, तो उतनी ही कम डेविएशन होगी, इसलिए वो सबसे कम डेविएट होता है और उसका एंगल सबसे कम होता है। और जितना ज़्यादा डेविएशन होगा उतनी ही कम उसकी वेवलेंथ होगी। तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका डेविएशन एंगल भी ज़्यादा होता है सबसे। अब इस फिगर में देखो, जो रेड है वो सबसे लीस्ट डिविएट हुआ है और वॉयलेट सबसे ज़्यादा डिविएट हुआ है। अब ये कंसेप्ट आपको बोर्ड्स में नहीं है, पर यार हर बार तो हम बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ते, कुछ नॉलेज के लिए भी पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने ये आपको कंसेप्ट बता दिया है। ये आपको फ्यूचर में ज़रूरी काम आएगा, इतना ध्यान में रखना। अब हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या बताया हुआ है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वॉयलेट द मोस्ट। तो इन्होंने क्या बताया कि जो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है वो डिफरेंट एंगल्स पर बेंड हो जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे तो सेम है, पर जो उनके डिस्पर्जन के एंगल्स होने वाले हैं या बेंडिंग के एंगल्स होने वाले हैं वो सब डिफरेंट होने वाले हैं। अब क्यों डिफरेंट होने वाले हैं मैंने ये आपको बता दिया है। जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है वो कम डिविएट होगा और जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा डिविएट होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइज, फिर से रिवाइंड कीजिए वीडियो और फिर से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अब गाइज ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। ये जो कंसेप्ट है ना, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ये अपने न्यूटन बाबा ने दिया था। अपने न्यूटन सर इस लाइट के चक्कर में ही नहीं पड़ने वाले थे, पर वो एक दिन जब अपने टेलीस्कोप से सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने ये फाइंड किया कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उसके बॉर्डर्स पर कुछ रेनबो टाइप फॉर्मेशन हो गया है। तो उन्होंने ये सोचा यार ये क्यों हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे लेंस में फॉल्ट हो सकता है, तो उन्होंने लेंस में से लाइट पास किया, उसने भी डिस्पर्जन शो किया। अब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने ग्लास स्लैब के साथ ट्राई किया तो उसने डिस्पर्जन शो नहीं किया। तो उन्होंने सोचा कि ये पैरेलल साइड्स की वजह से इसने डिस्पर्जन शो नहीं किया। तो उन्होंने एक अनपैरेलल शेप लिया, वो क्या है, प्रिज्म। तो प्रिज्म के थ्रू तो एकदम मतलब परफेक्टली रेनबो फॉर्म हुआ था। तो उन्होंने फिर लोगों को बताया कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट ऐसा ऐसा किया है, तो लाइट की ये प्रॉपर्टी है, वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होती है। पर लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, लाइट की नहीं। तो ये बात प्रूफ करने के लिए न्यूटन सर ने 2 प्रिज्म्स लिए। तो पहले प्रिज्म में लाइट डिस्पर्स होकर रिफ्रैक्ट हो गई
और दूसरे इसमें फिर वो लाइट कॉन्वर्ज हो गई और फिर बाहर उसमें से आई वाइट लाइट। तो फिर लोगों को पता चला कि ये प्रिज्म की नहीं, लाइट की प्रॉपर्टी है कि वाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट होती है। अब ये ग्लास स्लैब में क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम इन दोनों प्रिज्म्स को जोड़ देंगे तो ये एक पैरेलल शेप फॉर्म करेगा। तो फिर जो ये पूरा प्रोसेस है डिस्पर्स होके वो बाद में कॉन्वर्ज होती है, ये पूरा का पूरा अंदर ही होता है और फिर जो बाहर आउटपुट मिलता है वो सिर्फ वाइट लाइट ही आता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ग्लास स्लैब में ये डिस्पर्शन नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट याद रखना दोस्तों, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाई डजंट ऑकर इन ग्लास स्लैब। अब ये जरा लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑकर्स एंड व्हेन अनदर प्रिज्म इज केप्ट इन्वर्टेड द डिस्पर्स्ड लाइट विच वॉज फॉर्म्ड विल गेट बैक टू वाइट लाइट। जो मैंने आपको पहले बताया वही इन्होंने अंग्रेजी में बताया है। दिस इज़ नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये मैंने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है कि व्हाट इज़ रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट तो ये लिख देना। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब ये याद रखना, जो ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है वो जो एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है उस पर डिपेंड करता है। सो लेट्स टेक नाउ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ये इमेजिन करो कि ये सन इस कॉर्नर में है। अब ये सन वाइट लाइट को सेंड करेगा इस वाटर ड्रॉपलेट पर। फिर ये जो वाइट बीम आई है वो क्या होगी? डिस्पर्स होगी और फिर डिस्पर्स होने के बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट विल अगेन कम ऑन फर्स्ट सरफेस और फिर वो रिफ्रैक्ट होगी। देन रेनबो विल फॉर्म्ड एंड विल रीच टू द ऑब्जर्वर्स आई। तो ये क्वेश्चन याद करके रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। 3 ही स्टेप है, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स याद रखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के। रेनबो ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ये क्यों होता है? डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स है वो स्मॉल प्रिज्म्स के जैसे एक्ट करते हैं। ये स्मॉल प्रिज्म्स क्या करते हैं? इंसिडेंट सनलाइट को रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स करते हैं, फिर उसके बाद इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हैं और जब वो हिट करके फिर से फर्स्ट सरफेस पर आता है तब वो उसे अगेन रिफ्रैक्ट करते हैं। तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये रेनबो दिखाई देता है। यार बचपन में इतना सोचा ही नहीं था, सिर्फ मज़े लेते थे रेनबो के। और हाँ दोस्तों, ये भी एक कंसेप्ट याद रखना, रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। यानी एक तरफ रेनबो होगा और एक तरफ सन होगा, और आपको अगर रेनबो देखना है तो आपको बीच में होना चाहिए इन दोनों के। तो गाइज़, अब मैंने आपको इस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दिए हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और हाँ गाइज़, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गूगल फॉर्म क्विज़। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके डेफिनेटली अटेंड कीजिए। टिल द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।